जी स्वागत है पिताना एजुकेशन के ऑनलाइन क्लासेस में। पिछली क्लास के वीडियो में हमने समझा था वैदिक सभ्यता को। इसी क्रम को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और उसके बाद जो है महाजनपद काल को समझेंगे। इतिहास में हम लोग चैप्टर वाइज कवर कर रहे हैं, यानी एक पाठ्यक्रम एक सिलेबस को हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। ये प्राचीन भारत के इतिहास के अंतर्गत यह समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है महाजनपद काल। कई बार परीक्षाओं में ये इससे संबंधित कई प्रश्न पूछ देते हैं, तो इसको कवर करना बहुत अच्छे तरीके से इसको समझेंगे जिससे आप आसानी से ऑब्जेक्टिव को कवर कर सकें। आज का जो टॉपिक है महाजनपद काल, जो 600 ईस्वी पूर्व से शुरू होता है, यानी 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास की जो है ये घटना है। आप देखेंगे कि ये 600 ईस्वी पूर्व ना लिखे, यह 500 ईस्वी के ऊपर आता है, तो इसे हम लोग 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व कहते हैं। 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व, ये ईस्वी पूर्व में आप देखेंगे इस 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में लोहे की जब खोज हो जाती है तो एक अर्थव्यवस्था में व्यापक क्रांति फैलती है। यानी लोग जो है लोहे की खोज होने के बाद जो है इंडस्ट्री वगैरह यानी व्यवसाय जो है प्रमुख हो जाता है। कृषि, और कृषि में आपको देखने को मिलेगा कि अधिशेष कृषि होने लगता है। तो जब अधिशेष कृषि होगा तो लोग व्यापार में जो है ज्यादा मात्रा में कृषि के उपज को एक देश से दूसरे देशों में बेचते थे और उससे अर्थव्यवस्था अच्छी सुदृढ़ हो चुकी थी। तो जब इंसान की जो है अर्थव्यवस्था सही हो तो एक सामाजिक प्रगति देखने को मिलेगा। तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में आप देखेंगे कि सामाजिक प्रगति ने राजनीतिक जीवन को विस्तार किया। यदि समाज के प्रगति ने एक राज व्यवस्था को जो है ना विस्तृत रूप दे दिया, एक विभिन्न रूप दे दिया। पहले जो है कबीला, और कबीला से बड़ा हुआ जनपद, जन हुआ, वहां से ये जन हुआ, और जन के बाद क्या हुआ जनपद, और जनपद के बाद हुआ महाजनपद। यानी जो समाज की सबसे जो छोटी इकाई जो थी वह था कबीला। आप इसको ग्राफ पे समझ सकते हैं, यानी कि कुछ लोगों का जो एक टोली होता था। गांव में भी आज भी देखिएगा कि छोटी छोटी टोलियां बटी हुई है। तो जैसे आप देखेंगे यादव की टोली यानी यादव बस्ती हो गया, या फिर आप देखेंगे कि भूमियार की टोली तो भूमियार बस्ती हो गया, ब्राह्मणों की टोली तो वहां पे ब्राह्मण टोली हो गया। तो उसी तरीके से जो एक कुल के लोग रहते थे वो हो गए कबीला। अब कई कबीला इसमें मिला दिया गया, कई कबीला मिला दिया गया और इसका नाम दे दिया गया, यह जो है ये जन हो गया। अब इसी तरीके से इसी बड़े बड़े जन को मिलाकर एक बड़ा जो है आप देखेंगे कि बड़ा जो है जनपद कहा जाने लगा। इस क्षेत्र को जनपद कहा जाने लगा, और कई जनपद को मिलाकर जो है यानी आप देखेंगे कि इसको महाजनपद कहा जाने लगा। तो इन्हीं क्रम को हम देखेंगे। इससे पहले हमने जन को समझा, जनपद समझा, और अब हम समझेंगे महाजनपद का। तो महाजनपद की सूची विशेष रूप से आपको देखने को मिलेगा कि बौद्ध ग्रंथ के अंतर्गत ये अंगुत्तर निकाय बौद्ध धर्म का एक ग्रंथ है, और एक भगवती सूत्र जो जैन धर्म का ग्रंथ है। इन दोनों ग्रंथों में 16 महाजनपद की सूची मिलती है। इन दोनों ग्रंथों में 16 महाजनपद की सूची मिलती है। तो यदि प्रश्न पूछ दे कि अंगुत्तर निकाय में कितने महाजनपद की सूची मिलती है, तो जवाब आपका बिल्कुल सही होना चाहिए, 16 महाजनपद। जी, तो 16 महाजनपद की सूची बौद्ध धर्म के किस ग्रंथ से मिलता है? अंगुत्तर निकाय से। 16 महाजनपद की सूची जैन धर्म के किस ग्रंथ से मिलता है? तो भगवती सूत्र से मिलता है। तो यहाँ पर आप कई ऑब्जेक्ट्स को आपने ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट किया। अब आगे आप देखेंगे कि महाजनपद काल में किस प्रकार की शासन व्यवस्था थी। तो दो तरह के शासन व्यवस्था चलती थी, एक राजतंत्र और दूसरा गणतंत्र था। राजतंत्र में क्या होता था कि महाजनपद का शासक जो होता था राजा होता था, और राजा के द्वारा ही जो है शासन चलाया जाता था, वो चीज था राजतंत्र। यानी उसकी पूरी जो है शासन की शक्ति जो है एक जगह एक केंद्र बिंदु में स्थिर कंट्रोलिंग पावर रहता था, वो राजा के अंदर था। इसे राजतंत्र कहा जाता था। और गणतंत्र का मतलब जो संघ के द्वारा चलाया जा रहा हो, एक समिति के द्वारा चलाया जा रहा हो, यानी शासन जो है गण के द्वारा चलाया जा रहा हो, कई गण उसमें मिले हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? गणतंत्र कहेंगे। आज भी देखेंगे कि भारत एक गणतंत्र देश है, यानी लोकतंत्र अब गणतंत्र से अब लोकतंत्र हो गया। यहाँ पर भी गणतंत्र की भूमिका देखने को मिलेगा कि बिहार में एक अलग राजा, एक अलग शासक, मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री, इसी तरीके से कई अलग अलग राज्यों में आपको मुख्यमंत्री देखने को मिलेगा। और उसके बाद सबसे ऊपर केंद्र बिंदु में प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति मिलते हैं। तो इसी तरह से एक बड़े राजा और जो है छोटे छोटे जो है सामंत देखकर और उसके बाद शासन चलाया जाता था, उसे गणतंत्र कहा गया। और गणतंत्र का प्रमाण सबसे पहला आप देखेंगे कि प्रथम गणतंत्र जो है लिच्छवी गणराज्य से मिलता है, लिच्छवी महाजनपद से मिलता है।
जो किससे बना है, तो वज्जी महाजनपद से जो है लिच्छवी में रूपांतरण हुआ। वज्जी में 8 अन्य जनपद को मिलाकर लिच्छवी गणराज्य बना दिया गया। वहां से आपको देखने को मिलेगा कि गणतंत्र की स्थिति क्या थी। अब आप देखेंगे कि महाजनपद में जो 16 महाजनपद है, इससे संबंधित कुछ प्रश्न है। मैंने इसको शॉर्ट लिस्टेड किया है अलग अलग स्टेट वाइज, जरा सा इसको ध्यान दे देंगे तो बिल्कुल याद हो जाएगा, बहुत ही डिफिकल्ट नहीं है। आप देखेंगे कि बिहार क्षेत्र में सबसे शक्तिशाली जो महाजनपद था वह था मगध। मगध महाजनपद जो है सर्वाधिक शक्तिशाली महाजनपद के रूप में उभरा था, जिसकी राजधानी राजगृह थी। राजगृह वर्तमान में पटना और गया क्षेत्र में स्थित है। आप देखेंगे कि इसको याद रखेंगे कि मगध जो है वह किस क्षेत्र में स्थित है, किस उसकी राजधानी कहाँ थी, तो राजगृह। और यह किस क्षेत्र में स्थित था, तो पटना और गया के क्षेत्र में स्थित था। और यह भी प्रश्न पूछ दे कि टोटल 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था, तो आप बताएंगे कि मगध महाजनपद जो है सर्वाधिक शक्तिशाली ये महाजनपद था। अब आपको देखने को मिलेगा कि भागलपुर क्षेत्र में एक और महाजनपद दिखता है जिसका नाम है अंग, और अंग की राजधानी चंपा है, यानी चंपा की अंग याद रखिएगा, अंग की राजधानी जो है चंपा है। और यह किस क्षेत्र में स्थित है, भागलपुर में स्थित है। और इससे बहुत विशेष महत्वपूर्ण बातें नहीं आती है। जब हम लोग पढ़ेंगे हर्यक वंश और उसके बाद आप पढ़ेंगे कि आप देखेंगे कि नंद वंश पढ़ेंगे, तो उसमें आपको कुछ डिटेल शिशुपाल वंश, पाल वंश, नंद वंश, ये सब आप देखेंगे तो उसमें इसकी थोड़े बहुत जिक्र देखने को मिलेगा आपको अगले क्लास के वीडियो में। आप देखेंगे इसके बाद बिहार में एक और महाजनपद है वज्जी, और यह भी महत्वपूर्ण महाजनपद है। इसकी राजधानी वैशाली होती है और यह तिरहुत क्षेत्र में वर्तमान में स्थित है। अब इसमें देखेंगे कि सबसे पहला गणतंत्र का जो प्रमाण मिलता है आपको वज्जी से ही मिलता है, जिसकी राजधानी कहाँ थी, वैशाली थी। और इसमें 8 जनपद को मिलाकर इसका नाम लिच्छवी कर दिया गया। तो ये चीजें आप देखेंगे कि वज्जी की राजधानी वैशाली जो तिरहुत क्षेत्र में, वज्जी की राजधानी वैशाली जो तिरहुत क्षेत्र में वर्तमान में स्थित है। काशी जो है यह इसकी राजधानी वाराणसी, और जो वर्तमान स्थित में आप देखेंगे उत्तर प्रदेश के बनारस में स्थित है। तो काशी की राजधानी वाराणसी, काशी की राजधानी वाराणसी, काशी की राजधानी वाराणसी। कौशल जो है, कौशल की राजधानी श्रावस्ती अथवा साकेत, यह दोनों में से एक ही चीज को जो है इंडिकेट करता है। कौशल की राजधानी श्रावस्ती या साकेत, जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश के फैजाबाद में स्थित है, यानी कौशल जो है इसकी राजधानी श्रावस्ती अथवा साकेत कहा जाता है, और यह वर्तमान में फैजाबाद में स्थित है। मल्ल की राजधानी कुशीनगर में है। मल्ल की राजधानी ये उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में है, मल्ल की राजधानी कुशीनगर में है, और यह जो है वर्तमान में देवरिया जिला में स्थित है। और यह इंपॉर्टेंट इसलिए है कि इसके मुख्य बिंदु यह है कि बुद्ध का, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण इसी क्षेत्र में हुआ था। महापरिनिर्वाण शब्द का आप समझेंगे कि इनकी मृत्यु होती है इसी क्षेत्र में होती है, कुशीनगर के कुशीनगर में, मल्ल क्षेत्र में। यहाँ कहा जाता है कि जब बौद्ध धर्म आप पढ़ेंगे तो उसमें हम आपको बताएंगे कि एक चुंद सुनार जो होता है वह महात्मा बुद्ध को जो है ये खिलाता है, जिसको कहते हैं मशरूम। जी, मशरूम खिलाता है। और मशरूम जो है एक ये था जंगली मशरूम, खाने की वजह से उनके पेट में दर्द हो जाता है, और दर्द होने के कारण जो है उनकी मृत्यु हो जाती है। दर्द बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है जिसके कारण उनकी मृत्यु हो जाती है, जिसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है। तो आप देखेंगे कि यही चीज शब्द देखिए, पेट में दर्द होना, पेट में मल होना। मल जो है किस क्षेत्र से संबंधित है, कुशीनगर क्षेत्र से संबंधित है। तो यहीं पर महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था, जो किस क्षेत्र में है, देवरिया जिला। देवरिया जिला वर्तमान में उत्तर प्रदेश के देवरिया जिला में स्थित है। इधर देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में वत्स जो है, वत्स की राजधानी कौशाम्बी, वत्स की राजधानी कौशाम्बी, और यह वर्तमान में प्रयागराज इलाहाबाद में स्थित है। तो इधर देखेंगे कि वत्स की राजधानी कौशाम्बी और वर्तमान में कहाँ स्थित है, तो प्रयागराज में। वत्स की राजधानी
कौशाम्बी वर्तमान में प्रयागराज में स्थित है। तो ये 7। अब इसके बाद आप देखेंगे 8वें नंबर में हमने लिखा कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ। यह भी महत्वपूर्ण है कि इसमें इंद्रप्रस्थ की चर्चा जो है हमारे महाभारत में भी देखने को मिलता है। तो कुरु जो है आप देखेंगे, ये इसके बारे में मैंने वैदिक सभ्यता बताया कि भरत और पुरु नामक 2 कबीला मिलकर एक कुरु का निर्माण करते हैं और उसी का आकार बढ़ाकर उसका नाम महाजनपद में किया जाता है। तो कुरु महाजनपद जो है इसकी राजधानी इंद्रप्रस्थी जो वर्तमान में दिल्ली में स्थित है और इसको जो इसकी मुख्य बिंदु है कि महाभारत में भी इसकी चर्चा मिलती है। पंचाल जो है, पंचाल महाजनपद की राजधानी अहिच्छत्र देखने को मिलता है। पंचाल महाजनपद की राजधानी अहिच्छत्र में देखने को मिलता है। मैंने पिछली क्लास के वीडियो में मैंने बताया था कि पंचाल किन 2 कबीला को मिलकर बनाया गया था। उस वीडियो को आप देख लीजिएगा तो इसके बारे में डिटेल्स और भी आपको जानकारी मिल जाता है। इधर देखेंगे कि सूरसेन की राजधानी मथुरा था जो वर्तमान में ही मथुरा में ही है, यह उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में है। चेदी जो है, चेदी की राजधानी सुक्तिमती या सोत्थिवती, यहाँ पर कई बार वर्ड बदल देता है तो आप ध्यान रखेंगे कि चेदी की राजधानी सुक्तिमती जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश के ही क्षेत्र में स्थित है और यहाँ का राजा जो है शिशुपाल होता है और यह शिशुपाल की कई ऐसे बिंदु देखने को मिलेगा। यह थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि चेदी की राजधानी कहाँ है, सुक्तिमती, और शिशुपाल किस क्षेत्र किस महाजनपद का राजा था, तो आप बता सकते हैं चेदी महाजनपद का राजा था। अवंती जो एमपी में है, मध्य प्रदेश में है और इसकी राजधानी उज्जैन और या फिर माहिष्यति। तो ये ध्यान रखेंगे कि अवंती की राजधानी उज्जैन, अवंती की राजधानी उज्जैन। और यहाँ पर भी मुख्य बिंदु है कि राजा प्रचंड प्रद्योत होता है और जब वह बीमार पड़ जाता है तो इधर मगध की राजा जो आपके बिंबिसार है, वह बिंबिसार ने क्या करता है, अपने राजवैद्य जीवक को इनकी इलाज के लिए भेजता है। यह भी आपको देखने को मिलेगा जब हम लोग हर्यक वंश पढ़ेंगे तो इसकी चर्चा आपको देखने को मिलेगा। इधर आप देखेंगे कि केवल आप ये नोट डाउन करें, पेन डाउन करके आप उसको याद कर लीजिए कि अवंती की राजधानी कहाँ है, उज्जैन। कभी कभी क्या होता है कि परीक्षाओं में मिलान करने के लिए कह देता है कि एक तरफ महाजनपद और दूसरे तरफ जो है उसकी राजधानी और उसको मिलाइए। तो जब तक आप उसको याद नहीं रखे हैं, उसको नहीं समझे हैं, तो आप निश्चित ही आप उसको मिलाने में असमर्थ रहिएगा। अब आप देखेंगे मत्स्य की राजधानी विराटनगर जो जयपुर में वर्तमान में स्थित है और यह राजस्थान का महाजनपद था। मत्स्य जो है राजस्थान क्षेत्र का महाजनपद था जिसकी राजधानी कहाँ है, तो विराटनगर, और वर्तमान यह कहाँ स्थित है, तो जयपुर में स्थित है। इधर आप देखेंगे कि महाराष्ट्र में सिर्फ एक ही भारत के दक्षिण क्षेत्र में एकमात्र महाजनपद जिसका नाम अस्मक का प्रश्न पूछ दे कि भारत के दक्षिणतम एकमात्र महाजनपद कौन है, तो आप बताएंगे अस्मक जो महाराष्ट्र के प्रतिष्ठानपुर क्षेत्र में, प्रतिष्ठानपुर इसकी राजधानी था जो वर्तमान में पैठण शहर में स्थित है। तो अस्मक की राजधानी प्रतिष्ठानपुर, अस्मक की राजधानी प्रतिष्ठानपुर जो वर्तमान में पैठण शहर में स्थित है। कंबोज, यह 2 महत्वपूर्ण है, 15 और 16। ये दोनों इसलिए महत्वपूर्ण महाजनपद है क्योंकि यह दोनों के दोनों भारत के बाहर के महाजनपद है। तो ये कंबोज की राजधानी राजपुर हाटक और गांधार की राजधानी तक्षशिला जो वर्तमान में पाकिस्तान क्षेत्र में है। तो आप देखिए कि कंबोज की राजधानी राजपुर हाटक, कंबोज की राजधानी राजपुर अथवा हाटक, कंबोज की राजधानी राजपुर अथवा हाटक, और गांधार की राजधानी तक्षशिला, गांधार की राजधानी तक्षशिला। एक बड़ा शॉर्टकट में चले कि महाजनपद में बिहार क्षेत्र में कौन कौन है, तो मगध, अंग, वज्जी, काशी, मगध, अंग, वज्जी, काशी। मगध की राजधानी राजगिरी, अंग की राजधानी चंपा, वज्जी की राजधानी वैशाली और काशी की राजधानी वाराणसी। क्लियर हो गया। अब इधर उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में देखेंगे कौशल, मल्ल, वत्स, कुरु, पंचाल, सुरसेन, चेदी। तो कौशल जो है श्रावस्ती जिसका जो है आप देखेंगे साकेत भी शब्द मिलता है। मल्ल की राजधानी कुशीनगर, वत्स की राजधानी कौशाम्बी, कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ, पंचाल की राजधानी अहिच्छत्र और पंचाल की राजधानी अहिच्छत्र, सुरसेन की राजधानी मथुरा, चेदी की राजधानी सुक्तिमती या सोथिवती। इधर आप देखेंगे कि एमपी में मध्य प्रदेश में एकमात्र महाजनपद मिलता है जिसका नाम अवंती होता है और अवंती की राजधानी उज्जैन या माहिष्यति था। ठीक इस तरीके से आप देखेंगे कि राजस्थान में एकमात्र महाजनपद मिलता है जिसका नाम मत्स्य है और मत्स्य जो है जिसकी राजधानी विराटनगर देखने को मिलेगा।
विराटनगर, मत्स्य की राजधानी विराटनगर, अस्मक की राजधानी प्रतिष्ठानपुर, कंबोज की राजधानी राजपुर हाटक और गांधार की राजधानी तक्षशिला। और इस तरीके से हमने समझा कि महाजनपद में किसकी राजधानी कहाँ थी और उसके महत्वपूर्ण बिंदु क्या थे। अगले क्रम में हम समझेंगे कि हर्यक वंश क्या था, और हर्यक वंश के बाद आप ठीक देखेंगे कि उसमें पाल वंश, नंद वंश हम लोग देखेंगे, और उसके बाद मौर्य काल को शुरू करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक करना ना भूले। थैंक यू। और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे कि आपके साथ साथ जो है ना जो प्रतियोगी है उनकी भी तैयारी बेहतर हो सके। धन्यवाद।